जो तीन पिलर्स थे गवर्नमेंट के, चेक एंड बैलेंस, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रहा अब इस वक्त अगर देखा जाए। पूरी दुनिया के अंदर मसला है इन्फ्लेशन का, बिलखसूस अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे है। 20 मिलियन से ज्यादा लोग इलीगल, क्रिमिनल्स भी हैं उसमें बहुत ज्यादा, वो अमेरिका एंटर कर चुके हैं, जिनमें 30,000 से ज्यादा चाइनीज मौजूद। इन सर्कमस्टांसेस में मैं ये नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतना जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे या जीतना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी को इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल नजर आता है। जब एस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जब मीडिया एंटरप्राइजेस को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज गोज डाउन। 2024 में भी अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल नहीं होते, तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर ये आखिरी इलेक्शन होंगे। ये एक करप्शन की स्टोरी है। इस करप्शन में अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, और वो नहीं चाहते कि उनकी मर्जी के बगैर कोई ऐसा बंदा आए जो कल को जंगों को रोके। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, ज्वाइन कर रहे हैं यूएसए से। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनके मैं बता दूं कि तारड़ साहब इज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। उनके साथ कैंपेन कर रहे हैं उनके इलेक्शन के लिए। तारड़ साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त इलेक्शन की यूएसए में? सुनने में तो ये आ रहा है कि कैमला हैरिस साहबा जो हैं वो काफी पॉइंट स्कोर कर रही हैं, उनकी पोजीशन बेहतर हो रही है आफ्टर शी टुक ओवर फ्रॉम प्रेसिडेंट जो बाइडेन। विद योर परमिशन डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा सम पोर्शन ऑफ माय इंट्रोडक्शन, ताकि सुनने वालों को, देखने वालों को पता चल सके कि व्हाट इज माय प्रोफेशन एंड व्हाट आई हाउ आई हैव कम टू दिस पॉइंट। सबसे पहले तो मैं आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस ऑल ऑफ माय लाइफ। मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा। फिर मैं लॉ स्कूल्स में 2 दफा गया, और उसके बाद अमेरिका में लॉ स्कूल में गया, और उसके बाद आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर सिंस लास्ट 35 इयर्स। उसके बाद ये कि मैं आई हैव सर्व्ड ऑन मेनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स विद इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड वेयर आई लिव, एंड और उसके बाद सम फेडरल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स एज वेल। लेकिन मैं आई एम अ ग्रास रूट रिपब्लिकन। और दूसरा, एक रिपब्लिकन्स के अंदर भी ग्रुपिंग होती है, उसमें आजकल जिसको कहा जाता है ट्रम्पस्टर, वो एक फार राइट ग्रुप है डोनाल्ड ट्रंप साहब का पार्टी के अंदर, एंड आई बिलोंग टू दैट। आई हैव बीन वर्किंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप सिंस 2016। पहली कैंपेन, और उसके बाद दूसरी कैंपेन, फिर उसके बाद अब जो है तीसरी कैंपेन। मेरे पास जो मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट सिंस आई एम पॉलिटिकल वर्कर, वो मेरा RNC क्लीवलैंड ओहायो में आई वाज अ स्पीकर। फिर आई डिलीवर अ स्पीच इन द इनॉग्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज वेल, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज की बात थी। दूसरा डॉक्टर साहब, मैं यू कैन पर्सनली आई कैन टेल यू दैट डेमोक्रेसी इज माय सब्जेक्ट मैटर बीइंग अ लॉयर, और उसमें मेरी जो अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एंड आई एम वेरी वोकल एंड वेरी ब्लंट अबाउट माई ऑब्जर्वेशन एट द सेम टाइम। जो मैं आजकल देख रहा हूँ, और बेखसूस मैं आई एम सिटिंग हियर क्लोज टू वॉशिंगटन DC। अफसोस के साथ ही मैं देखने वालों को बताऊंगा कि डेमोक्रेसी खासकर हैज अ हिस्ट्री ऑफ 200 मोर देन 250 ईयर्स। 1776 से आप आगाज कर लें आजादी से अमेरिका की, और यहाँ पे जो इतनी डीप रूटेड डेमोक्रेसी थी, द वैल्यूज आर इन डिक्लाइन, सीरियसली इन डिक्लाइन। अब उसको कई थ्रेट्स आती रही डेमोक्रेसी को इस प्रोसेस में, लेकिन उसको हम अमेरिका का, इसमें आप मैसेज को कह लें, अमेरिकन को कह लें, रिफॉर्म नहीं करते रहे, रोकते नहीं रहे जो डेमोक्रेसी की थ्रेट्स थी। इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं, और फिर उसके बाद एक चीज है, अमेरिका की तरक्की का सबसे बड़ी जो सीक्रेट था, वो चेक एंड बैलेंस था। जो 3 पिलर्स थे गवर्नमेंट के, चेक एंड बैलेंस, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रहा अब इस वक्त अगर देखा जाए। उसके बैकग्राउंड, आज की सिचुएशन को डिस्कस करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आज भी बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री सिंस लास्ट 12 इयर्स। पहले 8 साल उनका अपना पीरियड था, फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनका भी दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो सारा कैबिनेट जो थी सारी की सारी वो हैंड पिक्ड थी ओबामा साहब की। एस्टेब्लिशमेंट जो आप उसको किसी और सेंस में लेते हैं, लेकिन यहां भी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में किसको कहा जाता है? मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियल, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है।
पेंटागन है, और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट भी उसी का हिस्सा है, डिपार्टमेंट जस्टिस भी उसी का हिस्सा है। इन सारी चीजों को FBI भी उसी का हिस्सा है। उसको कंट्रोल कर रहे हैं बराक हुसैन ओबामा पिछले 12 साल से। ही हैज बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हियर इन अमेरिका अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में दुनिया जल रही है, अमेरिका भी जल रहा है, दुनिया भी जल रही है। दुनिया इस तरीके से जल रही है, अगर देखा जाए तो आप देखें कि यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, उसके बाद आप देखें कि गाजा के अंदर क्या हो रहा है। 40,000 सिविलियन सिविलियन मैं ये बताना चाहूंगा, सिविलियन, नथिंग टू डू विद हमास, नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, उनको बुचर किया जा रहा है और द वर्ल्ड इज वाचिंग। हर बम के पीछे के ऊपर हर बम के पीछे एड्रेस अमेरिका का है। सारे पैसे का जो उसके ऊपर जो जा रहा है। अभी रिसेंटली जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कैमला हैरिस इज अ वाइस प्रेसिडेंट, $20 बिलियन का पैकेज इजराइल को दिया गया। जो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर मसला है, इन्फ्लेशन का, बिलखसूस अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे है। 20 मिलियन से ज्यादा लोग इलीगल क्रिमिनल्स भी हैं उसमें, बहुत ज्यादा, वो अमेरिका एंटर कर चुके हैं, जिनमें 30,000 से ज्यादा चाइनीज मौजूद है। इन सर्कमस्टांसेस में मैं ये नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतना जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे या जीतना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी को इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल नजर आता है। लेकिन 2016 में एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी कि जब मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ट्रैवल करता था तो एक जमे गफीर होता था। जहां मैं जाता था जलसों के अंदर लोग 2-2 दिन पहले आके खड़े हो जाते थे, अंदर जाना मुश्किल हो जाता था। जलसों की कैपेसिटी, जो हॉल्स और ग्राउंड्स की कैपेसिटी कम पड़ जाती थी। मैं वापस आके जब CNN को खोलता था तो वहां लिखा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार चुके हैं। आज क्या हो रहा है? आज एग्जैक्टली सेम पिक्चर है। According to CNN, according to the left-wing media enterprise, Kamala Harris has won the election. She has reached the White House. आज भी वही सिचुएशन है। सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त क्या है? अब कैमला हैरिस ने, मैं रीसेंट सिचुएशन में चलता हूं, 3 दिन पहले कैमला हैरिस ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है डाना बैश CNN के ऊपर। आप उसको गूगल करके देख लें। पूरा इस तरह लगता है कि जिस तरह इस मीडिया कैंपेन एक इश्तिहार चल रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है। डाना बैश लुक्स लाइक, इस तरह लगता है जिस तरह कैमला हैरिस के लिए काम करती है। एक सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल बताता हूं। आज से 1 हफ्ता पहले जो स्पेशल काउंसिल है इस वक्त जो अपॉइंट किया गया है, उसने 4 मजीद चार्जेस डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर लगा दिए। चार्जेस क्या है? कि उन्होंने 2020 का इलेक्शन चेंज करने की कोशिश की थी। 2020 को गुजरे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कोई इशू नहीं था उसमें। 3 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहा है। एग्जैक्टली जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी राइज कर रही है, उन्होंने चार्जेस फाइल कर दिए। करते कहां पे हैं? अपनी मर्जी की स्टेट में चार्जेस फाइल करते हैं, मर्जी के प्रोसिक्यूटर होते हैं, मर्जी के जज होते हैं, मर्जी की ज्यूरी होती है। तो ये दीज आर ऑल द थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। जब एस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जब मीडिया एंटरप्राइजेस को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज गोज डाउन। और मैं आखिरी इस पे क्लोजिंग चीज दूंगा। इलान मस्क जो है, उसने तकरीबन आज से 1 महीना 1.5 पहले एक ट्वीट किया था, और उसने ना सिर्फ अमेरिका, उसने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर दिस इज एन इंटरनेशनल फिनोमेनन, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, डेमोक्रेसी इज ऑन इन डिक्लाइन। तो ये दर हकीकत इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जमहूरियत के हालात ये हैं। मैं एक बड़ी वोकल स्टेटमेंट देना चाहूंगा। वो स्टेटमेंट ये है, अगर इस दफा 2024 में भी अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल नहीं होते तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर ये आखिरी इलेक्शन होंगे। क्यों होंगे? सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि बराक हुसैन ओबामा और डेमोक्रेट पार्टी पहले ही तैयारी कर रही है और प्रोग्राम के तहत कर रही है कि 20 मिलियन लोगों को जो यहाँ पे बॉर्डरों से और घरों से बुलाया गया है अमेरिका के अंदर, उनको ग्रीन कार्ड दिए जाए स्पीडी प्रोसेस के जरिए, और उनको वोटिंग राइट्स दिए जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इलेक्शन में, लास्ट पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्पीचेस के अंदर ये कह चुके हैं कि करंट रजीम जो है वो सोशलिज्म को स्किप करके कम्युनिज्म की तरफ जा रही है। किस तरह? अगर 20 मिलियन लोगों को घरों में ग्रीन कार्ड आज डिलीवर किए जाए, सेनेटर न्यूयॉर्क से चक शूमर रेजोल्यूशन पेश कर चुके हैं
कि ग्रीन कार्ड पे वोटिंग राइट्स दिए जाए। अगर 20 मिलियन लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं अगर कैमला हैरिस के पीरियड के अंदर, अगले इलेक्शन में दे विल बी नो रिपब्लिकन पार्टी। सो दैट्स माय आर्गुमेंट कि दिस विल बी द लास्ट टू पार्टी इलेक्शन इन द कंट्री। इसके बाद एक पार्टी चलेगी, चाइना मॉडल होगा अमेरिका का। ये जो 20 मिलियन लोग हैं, ये वो हैं जो इलीगली यूएसए में एंटर हुए हैं, जिनके खिलाफ ट्रम्प साहब आवाज उठा रहे थे। जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं डेमोक्रेट्स इस वक्त। बिल्कुल देखें इस वक्त डोनाल्ड, जो फंडामेंटल डिफरेंस ये था, डोनाल्ड ट्रम्प साहब वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ वॉल नॉट ओनली टू स्टॉप द इलीगल क्रॉसिंग ऑफ द बॉर्डर, बल्कि ड्रग्स और क्रिमिनल्स जो आते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग्स थी, उनको भी रोकना चाहते थे। और उस वॉल को खत्म करके 20 मिलियन लोगों को तो इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कराया है। 21,000 लोगों को डॉक्टर साहब इन्होंने टिकटें देकर फ्लाई करा के उन मुल्कों से लेकर आए हैं यहाँ पे, बाहर के कंट्रीज के अंदर इन्होंने ऑफिसेज खोले हैं कि आप वहां जाएं, कहें कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, मेरे यहाँ पे हालात ठीक नहीं है पॉलिटिकल या फाइनेंशियल, आपको टिकट दिया जाता है, लाया जाता है। और फिर उसके बाद एक और मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, सिंस आई एम अ लॉयर, मैं ब्लफ नहीं करता, मैं रेफरेंस के साथ बात करूंगा। इस वक्त बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए ऐप बना दी गई है कि अगर आप इन मुल्कों से आना चाहते हैं, उस ऐप पर जाएं, अपना नाम दें, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप फलां दिन आए, हम आपको रिसीव करेंगे और आपको होटलों में पहुंचाया जाएगा। $1400 महीने का आपका खर्चा लगा दिया जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि आपने वोट कल को फ्यूचर में डेमोक्रेट पार्टी को देगा। ये तो फिर इलेक्शन टेम्परिंग हो गई, और इसमें आप फरमा रहे हैं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। इससे फिर क्या हम ये समझ लें, और हमें कुछ ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि एक तरह का फैसला हो चुका है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि कैमला हैरिस को ही कंटिन्यू कराया जाएगा। और जैसे आप बता रहे हैं कि बराक ओबामा साहब जो हैं वो अपनी प्रेसिडेंसी के 8 साल बाद भी इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की फिगर के तौर पे अभी भी प्ले कर रहे हैं। तो फिर where do you see yourself in this election? उसमें डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूंगा आपके देखने वालों को, खासकर अगर किसी को इस चीज का वहम हो कि हाउ स्ट्रॉन्ग बराक हुसैन ओबामा टुडे इन अमेरिका, तो टोनी बिल्किन का उनके साथ रिलेशनशिप देख लें, जैक सुल्वन जो एनएसए है उसके साथ उसका रिलेशनशिप बराक हुसैन ओबामा का देख लें। इस वक्त हमारे डिफेंस जो है ऑस्टिन लॉयड, उनका रिलेशनशिप उनके साथ देख लें। और फिर उसके बाद मैं अगली चीज बताना चाहूंगा चीमा, इसमें डॉक्टर साहब हकीकत क्या है आज अगर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ की डीप स्टेट है। वाई दे डोनाल्ड ट्रंप को रोकना क्यों चाहते हैं? वजह यह है 4 साल कोई जंग नहीं छेड़ी, डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन आती गई है, जंगें सारी छेड़ दी गई हैं। यूक्रेन की जंग यूरोपियन जंग है, नॉट अमेरिकन जंग नहीं है, अमेरिकन वॉर नहीं है। लेकिन यूरोप उसमें पैसे नहीं लगा रहा। पैसे कौन लगा रहा है? अमेरिका लगा रहा है। 100 बिलियन से ज्यादा मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है वो यूक्रेन के जरिए होकर दुबई पहुंच चुका है। ये एक करप्शन की स्टोरी है। इस करप्शन में अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, और वो नहीं चाहते कि उनकी मर्जी के बगैर कोई ऐसा बंदा आए जो कल को जंगों को रोके। क्योंकि उसकी वजह यह है, अमेरिका यहाँ पे गाड़ियां नहीं बनाता, यहाँ पे ट्रांसिस्टर नहीं बनते, यहाँ पे F-35 बनते हैं, यहां से बंकर बस्टर बनते हैं, यहाँ पे टैंक बनते हैं, इब्राहिम टैंक बनते हैं, F-16 बनते हैं। और उनके लिए जो हमारी डीप स्टेट है उनको जंग चाहिए, उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो कल को आके जंगे रोके और जो अपनी मर्जी से फैसले करे। उनको पपेट चाहिए, जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह कल को कैमला हैरिस होगी, उनको एक बंदा चाहिए पीछे ओबामा बैठ के किंग मेकर, किंग बनाए और अपनी मर्जी से फैसले हों। दर हकीकत यही इस वक्त मैं बताना चाहता अमेरिका के साथ exactly this is what is happening in this country। और हमारा फ्यूचर क्या है? कंजर्वेटिज्म won't die to begin with, कंजर्वेटिज्म is not going somewhere। लेकिन उसमें कंट्री, मैंने आज तक मेरी 35-36 साल की मेरी सिटिंग है इन दिस कंट्री, आई हैवंट सीन दिस कंट्री डिवाइडेड बेसिस ऑन रेशियल एंड पॉलिटिकल ओपिनियन। क्या होगा? होना क्या है, कंजर्वेटिव स्टेट्स एक साइड पे हट जाएंगी और लिबरल स्टेट्स एक साइड पे हट जाएंगी। बल्कि इस वक्त यहां तक बातें लोग सोच रहे हैं, क्योंकि देखें माइंड इज सच अ थिंग, उसको तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरह फ्लोरिडा टेक्सास है और आपस में जो इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त, और इलेक्शन जो है वो स्टेट लेवल का होता है, फेडरल लॉज नहीं उन पे होते। तो जहां जहां पे डेमोक्रेट गवर्नर हैं
वो अपना 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 जोर दिखाएंगे डेमोक्रेट साइड पे, रिपब्लिकन अपना दिखाएंगे, तो कंट्री अल्टीमेटली इज बिग टाइम डिवाइसिव, इट्स वेरी डिवाइसिव। बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट चीजें अनवेल की हैं, मैं ये कहूंगा। ये जो आपने तज़किरा किया यूक्रेन वॉर का, कि वो यूएसए की जंग नहीं है। हमने देखा कि जब ये जंग स्टार्ट हुई तो फिर एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पे कोई तस्फिया हो सकता था रूस और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। रादर यूक्रेन को असला फराम किया गया और इस जंग के अंदर मजीद तेल डाला गया कि ये शोले भड़कें। तो जो लोग चला रहे हैं वो चाहते नहीं हैं कि रिपब्लिकन्स आ जाएं और आग ठंडी पड़ जाए। ऐसा ही एक ये जो इल्जाम लगा यूएसए पे, यहाँ बांग्लादेश में रिजीम चेंज का, और उसमें सेंट मार्टिन आइलैंड, सबने सुनी ये बातें। और अब पिछले हफ्ते कुछ डेवलपमेंट्स हिंदुस्तान में, इंडिया में भी हुई हैं। चंद्रबाबू नायडू, वहां के जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनकी वजह से तो ये मोदी गवर्नमेंट खड़ी हुई है। उनसे मुलाकात करते हैं अमेरिकी सफारतकार, फिर कश्मीर में जाके कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात होती है, और एक बहुत शोर पड़ा हुआ है हिंदुस्तानी मीडिया में इस बात को लेके। अगर आपकी नजर से गुजरी हो वो वीडियोस और वो खबरें और वो आर्टिकल्स, द प्रिंट में आया, फर्स्ट पोस्ट ने बहुत हाईलाइट किया इस चीज को। और नोटेबल इंडियन मीडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर और उनके पॉडकास्ट एक्सेट्रा, ये चीज बहुत हैवीली डिस्कस हो रही है। क्या पॉलिसी है साउथ एशिया को लेके डेमोक्रेट्स की, कि वो यहाँ क्या चाहते हैं? वो हिंदुस्तान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं? बिकॉज वट एवर हैपेंड इन यूक्रेन, जो मोदी साहब का दौरा हुआ, और अपेरेंटली उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमेरिका के साथ बहुत अलाइन नहीं हो रही, जो उनके बयानात हैं। तो इज देयर समथिंग इन द ऑफरिंग? कुछ मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है साउथ एशिया के हवाले से और इस वक्त करंट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कहते हैं आखिरी डुबकियां ले रहे हैं। उसकी वजह यह है, मैं इसका कंपैरिजन आपको देना चाहूंगा। फॉल ऑफ काबुल के बाद, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को एक जो धचका लगा है, उससे अभी तक ये रिकवर नहीं कर पा रहे। इस वक्त पेंटागन इज सीरियसली डिमोरलाइज्ड। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके मोराल भी, स्टेट डिपार्टमेंट के मोराल भी उसके बाद डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स के 2 नए कंट्री आ चुके हैं जो ईरान से तेल लेंगे। ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है एस्टेब्लिश कर दिया है। और फॉल ऑफ काबुल के बाद एक जो वैक्यूम इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है रशिया और चाइना अग्रेसिवली। ये जो अभी आपने बातें की हैं, जो इनके डिप्लोमेट्स का मिलना लोगों को, ये उसी डैमेज कंट्रोल है, जो डैमेज कंट्रोल करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। आप करंट सिचुएशन, आपने 2 मुल्कों का तो वहां जिक्र किया है कि भारत में मिल रहे हैं। यहां से मैक्सिको, अगले दिन उन्होंने यहां जो मैक्सिको के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर है, उन्होंने उनकी जुडिशरी को, उनके जुडिशियल रिफॉर्म को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। उन्होंने एम्बेसी के साथ रिलेशनशिप भी खत्म कर दी। इन्होंने अगले दिन एक और इनका डिप्लोमेट है जिसने वेनेजुएला को डिस्कस करने की कोशिश की, उसके साथ भी रिलेशनशिप उन्होंने 1912 का एक एग्रीमेंट था, वही उन्होंने वन साइडेडली विड्रॉ कर दिया। दर हकीकत स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उस डैमेज कंट्रोल को करने की, जो फॉल ऑफ काबुल के बाद हुआ है, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मायूसी को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। वजह क्या है? इस वक्त डॉक्टर साहब देखा जाए तो जो गाजा बार अमेरिकन, आपने देख लिया, बच्चे सड़कों पे खड़े हैं, बल्कि वो भी देखें, उनको फंडिंग करके लाया जाता है वॉशिंगटन डीसी, उनको यूनिवर्सिटीज के सामने खड़ा किया जाता है, लेकिन उसका असर कोई नहीं है। बर्नी सैंडर जो कि बड़े वोकल सेनेटर हैं, इंडिपेंडेंट और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं, उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले या महीना पहले कांग्रेस के हाउस के फ्लोर के ऊपर कहा है, लाचारगी की हालत यह है कि अमेरिका सारी जंग के लिए आर्मामेंट्स दे रहा है इजराइल को, सारे पैसे दे रहा है इजराइल को गाजा के लिए, लेकिन इजराइल इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये हालात, ये हमें समझ नहीं आता, ये कैसा रिलेशनशिप है? पैसे भी लेते हैं, जेलेंस्की साहब भी पैसे लेते हैं, सुनते नहीं। बल्कि यहां तक डॉक्टर साहब, यहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां तक सोची जाती है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन जो है, जिनका आपस में कोई अलायंस मौजूद है, कोई एग्रीमेंट मौजूद है,
मिल के प्रोग्राम बनाते हैं कि हाउ टू रिप ऑफ अमेरिका, हाउ टू करप्शन को क्रिएट किस तरह किया जाए, और दुबई और सारे पैसे सारे वहां जा रहे हैं। यहां देखने वालों को यह जरूर बताऊंगा, यूरोपियन यूनियन का करप्ट तरीन कंट्री है यूक्रेन, करप्ट तरीन कंट्री, करप्शन उनके उनके बोन मैरो में है, उनके कल्चर का हिस्सा है। तो दर हकीकत और साथ उसके हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दे आर एम्बेडेड विद देम, क्योंकि इनको भी मजा आ चुका है अब कि पैसे किस तरह लूटने हैं, किस तरह खाने हैं। कांग्रेस जो है एक जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा कहते हैं, वो आई विल ड्रेन द स्वाम्प। कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट इन अमेरिका, और अमेरिकन उस पर फेथ भी नहीं करते। अफसोस की बात यह है, दुख वाली बात, क्योंकि मैं 35 साल यहां रहा हूं, हमारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिज्म इज ऑन द पीक। उसकी वजह यह है, मिडिल क्लास अमेरिकन को पे चेक टू पे चेक रखा जाता है, ताकि वो सोच ही ना सके कि टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं, कांग्रेस कहां जा रही है, वाइस प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्या कर रहा है। ये तो हमने यूके में भी देखा है, ये वहां पे भी देखा है। बस वो जितना कमा के लाते हैं वो नियरेस्ट पब के अंदर वो पैसे खर्च कर सो जाते हैं। अमेरिका के अंदर भी आजकल हर अमेरिकन फ्राइडे को चेक लेता है अपनी सैलरी का, और मंडे को बैंकरप्ट हो जाता है। यही हालत यहां पे चल रही है, पे चेक टू पे चेक लोग चल रहे हैं, क्रेडिट कार्डों पे अपने सामान खरीद रहे हैं। दुख के साथ कहूंगा, लेकिन ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट है। बाइडन, देखे मैं आखिरी पॉइंट इस पे, बाइडन साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी से हट गए पीछे कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। अगर आप इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते तो मुल्क किस तरह चला रहे हैं, कंट्री किस तरह चला रहे हैं आप, अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते? तो दर हकीकत यही बात है कि सीएनएन जो कुछ इस वक्त, दुख के साथ कहूंगा, मैंने बड़े अरसे से ये लर्न कर लिया था, सीएनएन वांट्स टू रन द व्हाइट हाउस। सीएनएन शुरू कहां से हुआ था? डेजर्ट स्टॉर्म से शुरू हुआ था। उसके बाद और दूसरा, बिल्कुल, और दूसरा इन्हें यह पता चल चुका है, आपके देखने वालों को यह बताना चाहूंगा, अमेरिका की तरक्की का या जो उनकी सुप्रीमेसी का या वन वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे पीछे सीक्रेट ये है कि ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, और उसके सम्राट ये हैं, इन्हें पता चल चुका है कि सीएनएन जो बताएगा अमेरिकन उस पर बिलीव करेगा। ऑप्टिक्स पे बिलीव करते हैं, विजुअल्स पे बिलीव करते हैं, और दे आर वेरी गुड इन प्रेजेंटेशन। देखें, मैं अभी प्रेडिक्ट करना चाहूंगा, अगली डिबेट जब भी होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैमला हैरिस के साथ, मैं उसके रिजल्ट अभी आपको बता दूंगा। जब ही वो स्पीच खत्म होगी, डिबेट खत्म होगी, सीएनएन और लेफ्ट विंग एजेंडा कहेगा कि कैमला हैरिस वॉन द स्पीच, और डोनाल्ड ट्रंप ने 100 दफा झूठ बोला है, हमने फैक्ट चेक कर लिए। अच्छा, तो इस वक्त अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, एक तो दूसरा गोरख धंधा शुरू हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, पोल्स, अपनी मर्जी के पोल, 100 बंदे से ले लिए, पूछ लिए, एक फर्जी सा पोल बना लेते हैं, अपने मर्जी के लोगों को काले करके उनसे पूछ लेते हैं। एग्जिट पोल और पोल एक बिल्कुल टोटल, इस मार्केटिंग, इस टोटल मार्केटिंग, इस कमर्शियल प्रोडक्ट, और इससे भी लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, और बड़ी खूबसूरती के साथ किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, मैं समझता हूं। क्योंकि आप देखें डॉक्टर साहब, इलेक्शन इज अ आर्ट, इलेक्शन हैज बिकम अ साइंस, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट पीपल्स विल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट। क्योंकि वो जो नॉन चॉम्स के फ्रेज को अगर यूज कर लें, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, इट्स ऑल अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी ऑल टुगेदर। तो फिर ये एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जिसको हम लुक अप करते थे यूएसए में, वो तो आपके इस सारे जो बयान के मुताबिक इट इज इवेपोरेटिंग, इट हैज इवेपोरेटेड ऑलरेडी टू बिगिन विद। मैटर ऑफ फैक्ट, जो पिछला इलेक्शन था 2020 का, उसमें मैं थोड़ा सा डाउट इसलिए देता हूं कि उस वक्त कोविड का पीरियड था, मेल इन वोटिंग के जरिए जो फ्रॉड किए गए यहाँ अमेरिका के अंदर, आधा कंट्री आज भी समझता है, मुसलसल से समझता है कि इलेक्शन से चोरी किया गया था। इलेक्शन वाज नॉट won by the ballot, it was done, it was done by the Democrat governors and the mayors and the जिस तरह देखिए, आज मैं मिसाल देना चाहूंगा थोड़े आपके देखने वालों को एजुकेट करने के लिए, कि अमेरिका के अंदर किसी जहाज पे, किसी जगह पे आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर एंटर नहीं हो सकते, आपकी आईडी देखी जाती है, लेकिन वहां पे वोट डालने के लिए आईडी मना है। डेमोक्रेट पार्टी सबसे पहली पार्टी है जो कहती है जी नहीं, हमारे लोग जो हैं, हमारे वी आर पुअर, हमारे गरीब लोग हैं, उनके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होता ही नहीं है, वोटिंग के लिए राइट्स नहीं है। मुर्दों को 3-3 जो स्टूडेंट हैं
उनके ऑफिस में, उनके हॉस्टल्स में भी आपको मेल कर देते हैं बैलेट, और उनके घर में भी मेल कर देते हैं। मैं खुद कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके वालिदैन आज से 10-10 साल पहले के फौत हो चुके हैं, उनके घरों में अंदर बैलेट आ रहे हैं। बल्कि यहाँ पे इसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वोटिंग हार्वेस्टिंग, कि यहाँ पे चर्चों में सारे घरों से मेलें ला के, चर्चों पे स्टैंपें लगा के, तो वो जाके मेल कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट इस ये तो वक्त जो लग आ रहा रहा है पाकिस्तानी इलेक्शन की स्टोरी सुना रहे है, हैं। बिल्कुल ये पाकिस्तान में भी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 77 साल, 77 ईयर्स की हिस्ट्री में नॉट अ सिंगल फेयर इलेक्शन हैज टेकन प्लेस। हाँ? बल्कि आपने तो प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। आपकी जो सियासी पार्टी है, मैं तो उनको सियासी पार्टियां नहीं समझता, वो तो फैमिली एंटरप्राइज है। आप देख लें कि जो जर्नैल का बच्चा जर्नैल बन रहा है, उसकी सिर्फ उसका लास्ट नेम की वजह से चल रहा है। मियां साहब हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि उनकी बच्ची है। देख अब हलीमा बाजी कौन है, वो क्यों खान साहब की बहन है। वो सारे कभी मरवत साहब को खिलाफ बोलती, हक में बोलती। आप तो फैमिली एंटरप्राइज है, आप तो पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं है। आपने तो वो प्रोसेस एजुकेट ही नहीं लोगों को करना शुरू किया कि व्हाट इज द लेजिस्लेशन, स्पेलिंग क्या है लेजिस्लेशन की। आपने तो वो प्रोसेस ही शुरू नहीं किया, और मेरे ख्याल में अब करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो खत्म हो चुकी है तो गेम। हिंदुस्तान अब में तो भी अब जमहूरी, सेकंड जनरेशन आ गई है। मुलायम यादव साहब के साहबजादे आ गए। दैट इज जस्ट वन एग्जांपल, बट देयर आर डजंस वहां ऑफ। पे भी देख लें आप ना, पड़ोस में भी देख लें, लास्ट नेम गांधी है तो चल रहा है। ऐसे ही है। देखिए गांधी डायनेस्टी, तो ये दर हकीकत डेमोक्रेसी, इसका मतलब है डेमोक्रेसी का दौर अब दुनिया से खत्म हो रहा है। खत्म हो। मेरे ख्याल में देखें इस वक्त, अगर इसको फ्यूचर में हमने रिफॉर्म ना किया। देखिए मैं जो बिलीव करता हूं डॉक्टर साहब, के दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम जब क्रिएट किया जाता है टाइम टू टाइम, आप उसको जब तक रिफॉर्म नहीं करते वो मजीद आगे नहीं चल सकता। मैं बल्कि मिसाल और भी, जिस तरह इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि इसको अपने मजहब को वुस्ती दें। इसी वजह से आज इस्लाम जो है हैज बिकम नॉन प्रैक्टिसेबल। जिस मजहब का नाम पीस है, लेकिन आप उसके उसमें से सिर्फ एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जिहाद को, कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। इसी तरह डेमोक्रेसी आपने रिफॉर्म नहीं की तो वो करप्शन में आ गई। ये थी पब्लिक सर्विस, लोग पैसा कमा के सर्विस में आते थे, अब लोग इसमें से आके पैसा बनाते हैं, अब ये कारोबार। ये सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है एक सर्टन क्लास को पावर में रखने का जरिया बन गया। एग्जैक्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ, ऑल इंडस्ट्री बन गया, इंडस्ट्री बन गया सारी ओवर। दुनिया में। तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि ट्रंप साहब को व्हाइट हाउस से दूर रखना है? बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने फैसला कर लिया है। और उसका साथ सीएनएन और लेफ्ट विंग मीडिया दे रहा है, बिल्कुल मुसलसल। मैंने जिस तरह आपको बताया, अकॉर्डिंग टू सीएनएन कैमला हैरिस वॉन द इलेक्शन। अब जो है वो लेकिन मैं मुसलसल ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। आज भी जब मैं चर्चों में जाता हूँ, रिपब्लिकन्स के पास कोई कमबैक पॉलिसी भी होगी ना, कुछ सोच रहे होंगे व्हेन थिंग्स आर सो ग्लेयरिंगली क्लियर टू यू कि क्या हो रहा है, तो उसका कोई तरीका भी तो निकालेंगे ना कोई के। यू कैन नॉट जस्ट सेट उसका तरीका है उसका। देखिए कोशिश हो रही है, कोशिश उसकी वजह यह है, आपके देखने वालों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं अभी भी कैंप अपने ट्रंप कैंप के अंदर मौजूद हूं। और जो 136 लोग हैं जो इस वक्त टीम का हिस्सा है, प्राउडली पार्ट ऑफ इट, और वो डिस्कस दीज थिंग्स। हाँ, 1 लाख के करीब रिपब्लिकन जो हैं वो वर्कर तैयार किए गए हैं, उनको ट्रेन किया गया है कि पोलिंग को किस तरह, पोलिंग फ्रॉड को रोकना है किस तरह से वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस। लेकिन इस अपहिल बैटल, दो वजह क्या है, डिपार्टमेंट जस्टिस जो है वो कंट्रोल करते हैं, एफबीआई वो कंट्रोल करते हैं। जब यहां पे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे 130 यार्ड से फायरिंग हो सकती है और फिर उसका कोई जवाब भी नहीं दिया जाता, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, तो फिर ये देखें कि हाउ व्हाट आर वी आर फेसिंग, वी आर फेसिंग द होल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट इस अपहिल बैटल। ये जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं, वहां पे कौन प्रेसिडेंट बनता है, हमारी दिलचस्पी पाकिस्तान में रहने वालों की उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि समझा ये जाता है और किसी हद तक दुरुस्त भी है कि वहां जो व्हाइट हाउस है उसकी पॉलिसी डिक्टेट होगी हमारी फाइनेंशियल अफेयर्स में, हमारे फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स में, एंड अदर एरियाज टू। तो उसमें हमारे लिए क्या इसमें फिर आप समझते हैं कि समझने की बात है, अगर यही एस्टेब्लिशमेंट, यूएस एस्टेब्लिशमेंट led by former President Barack Obama prevails and continues, तो ये देखिए हम उसमें के लिए, यानी इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें डॉक्टर साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सबसे पहले इस वक्त देखा जाए
तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है एग्जैक्टली दोनों पार्टीज की हिस्ट्री को सामने रख के। बराक हुसैन ओबामा क्या थे? पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक ओबामा के दौर में हुए थे। और सबसे बड़े फाउंडर क्या थे भारत के साथ रिलेशनशिप शुरू करने वाले? बिल क्लिंटन थे। और उसको फॉलो किया था ओबामा साहब ने। उन्होंने सारे एग्स अपने उठा के भारत के बास्केट में डाल दिए थे। उसके बाद अब थोड़ी सी चेंज आई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चेंज ये आई है कि इस वक्त भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप आइडियल नहीं है। मोदी साहब का दौरा रशिया जाना, फिर उसके बाद वो वापस आए, वेस्ट ने बड़ा एहतजाज किया, उसको बैलेंसिंग एक्ट के जरिए फिर वो यूक्रेन गए, फिर उसके बाद वहां पे उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब यहाँ आए, उन्होंने ड्रोन खरीदे, उन्होंने अब पुराने अपने जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे वो उनके साथ साइन किए। तो ये सारा बैलेंसिंग एक्ट का एक हिस्सा था। लेकिन और जब बैलेंसिंग एक्ट, अमेरिका के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे, आप फ्रंट पेज पे आ जाते हैं, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। वही आजकल हो रहा है। वरना आप अगर देखा जाए, आप सिर्फ ये करते हैं, आपने पिछले 77 ईयर्स में सिर्फ अपनी डेमोक्रेटिक लुक, अपनी जियोग्राफिक लोकेशन बेची है हमेशा, चाहे वो चाइना को बेचें चाहे वो अमेरिका को बेचें। आप इससे अलावा कुछ नहीं कर रहे। इस वक्त आपका ये तो सिचुएशन। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते हैं तो फिर क्या होगा? उसमें आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। उसकी वजह यह है, अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी जो है डिफेंस को और डिफेंस का बजट बढ़ाना, अपने पेंटागन के मोराल को ठीक करना, ये उनके मैंडेट का हिस्सा है। जब पेंटागन को ठीक किया जाता है तो एलाइज के साथ रिलेशनशिप को देखा जाता है, अमेरिकन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ मौजूद है और उसको प्रोटेक्ट किस तरह करना है। यहां मैं आपको माजी में थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिस्ट्री बताना चाहूंगा। इनखलाब अफगानिस्तान से वो भी चाहते थे, लेकिन आर्मी बेस चाहते थे, वहां पे बटग्राम एयर बेस रखी जाए, अमेरिकन प्रेजेंस वहां रहे, चाइना पे नजर रखी जाए। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको खत्म किया। रिपब्लिकन अगर आएंगे, उस एरिया के अंदर अपनी प्रेजेंस को रखना चाहेंगे, चाइना के ऊपर नजर रखना चाहेंगे, और उसमें आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। और दूसरा, माजी में अगर देखा जाए, पाकिस्तान always have enjoyed a better relationship with the Republican presidents, regardless you had a dictators or otherwise. लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा चेंज आया। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर स्पीच देखी जाए तो उसको मुसलसल ये रिपीट कर रहे हैं कि वो अगर प्रेसिडेंट बनेंगे, चाइना और रशिया को वापस अपने अपने कैंपों में जाना होगा, उनका अलायंस तोड़ेंगे जो इस वक्त अलायंस बन चुका है। अमेरिका के लिए, अमेरिका की सॉवरेनिटी, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अलायंस खत्म किया जाए। वो खत्म करेंगे, पाकिस्तान के रिलेशनशिप मजीद बेहतर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप साहब इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो भारत की सॉइल पे भी जाके खड़े होके पाकिस्तान को अप्रेज करते थे, पाकिस्तान की वैल्यू को रिकग्नाइज करते थे। और मेरे ख्याल में वो पीरियड होगा। लेकिन अगर डेमोक्रेट पार्टी आती है तो मैं आपको जिस तरह मैंने बताया है, मुर्शद पाक 3 साल 4 साल इंतजार ही करते रहे कि बाइडेन कॉल कर ले, उन्होंने कॉल नहीं किया। जाने से पहले आखिरी सवाल आपकी इजाजत से, ये जो हिंदुस्तान में इतना हो रहा है, वहां पे ह्यू एंड क्राई कि रिजीम चेंज करने की बात की जा रही है, अमेरिकन डिप्लोमेट्स एक्टिव हुए हुए हैं वहां पे, इसमें कितना सब्सटेंस है इस बात में? इस वक्त अगर देखा जाए, जैसे मैंने 3-4 यूएस एम्बेसडर का जिक्र किया है, इंक्लूडिंग द अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया, वो भी, उन्होंने भी 2-3 दफा अपनी स्पीचेस में कहा है कि इंडिया शुड नॉट टेक आवर रिलेशनशिप ग्रांटेड। लेकिन ये मैं जिस तरह समझता हूं कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक अमेरिका खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट को अमेरिकन का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं होगा, जब तक पूरा कंट्री उसके पीछे नहीं होगा, इन डिप्लोमेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, इन स्टेटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अब लोग जो जो माजी में कैंप डेविड में मुआहदे होते थे वो आजकल बीजिंग में हो रहे हैं। इन एम्बेसडर्स को इस चीज का पता होना चाहिए। ईरान, सऊदी अरेबिया बीजिंग में मिले हैं, और अल फतह और हमास बीजिंग में मिले हैं। आज भी यूक्रेन की जंग के अंदर चाइना मेजर रोल अदा कर रहा है उसको रोकने के लिए। और जब तक गजा जलता रहेगा, इन डिप्लोमेट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी मेरे ख्याल में। लेकिन अमेरिका इज इन कंटिन्यूसली ऑन द बैक फुट, लूजिंग देयर डिप्लोमेटिक और इन्फ्लुएंस चेंज हो रहा है। लोग, पीपल डोंट केयर। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं कि कंट्रीज आर केयरलेस क्योंकि डी डॉलराइजेशन और फॉल। देखिए, सबसे बड़ी फॉल ऑफ काबुल एक बहुत बड़ा एक वाकया था, जिसके बाद अमेरिकन अपने एलाइज डर रहे हैं, कोरिया डर रहा है, जापान डर रहा है इस वक्त कि हमारा फ्यूचर क्या होगा।
मिडल ईस्ट जो है वो चाइना की तरफ देखना शुरू हो चुका है, यूरोपियन एलाइज जो है वो भी इधर उधर देख रहे हैं। तो ये जब तक आप अमेरिका खुद यूनाइटेड नहीं होगा, इसके प्रेसिडेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट नहीं होगा, एम्बेसडर्स जो है अल्टीमेटली दे आर रिप्रेजेंटिंग अ फॉरेन पॉलिसी, वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई बिलीव इट्स टू लेट। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, विल कीप अ ट्रैक ऑफ इट। आपके साथ दोबारा राब्ता होगा इंशाल्लाह एज थिंग्स डेवलप। ऑल द बेस्ट फॉर योर पार्टी एंड फॉर योर कैंपेन। आप लोगों को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।